बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, ठीक है। और कौन सी क्लास की? थर्ड क्लास की। देखिए थर्ड क्लास की है ये, जिसका आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण। भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज, और व्याकरण को ग्रामर, ठीक है। लैंग्वेज एंड ग्रामर। अब हम भाषा को पूरा डिफाइन करते हैं आपको कि भाषा क्या है, ठीक है। अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। कि हम ये कह रहे हैं कि भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा वो है जो हम अपने भाषा को, मतलब अपने जो भाव होते हैं, जो हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको प्रकट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? भाषा का सहारा लेते हैं, ठीक है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं। और भाषा के ही द्वारा, मतलब भाषा एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जो हमारे विचार होते हैं वो हम दूसरे लोगों को समझाते हैं, ठीक है। जैसे नीचे चित्र में अध्यापिका छात्र और छात्राओं को बोलकर पढ़ा रही है। देखिए ये आपको पिक्चर दिख रही है, नीचे चित्र दिख रहा है जिसमें अध्यापिका है जो एक बुक को पढ़कर अपने छात्र और छात्रों को समझा रही हैं। वो अपने भाव और विचारों को तो प्रकट कर रही हैं भाषा के द्वारा। देखिए और बच्चे रीड भी कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पढ़ा रही है, चित्र आपको ध्यान से देखिए, ठीक है। समझ में आ गया? भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा, ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात कहते हैं। मतलब भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बातों को कहते हैं और दूसरों के मन की बातें समझते हैं। मतलब भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों की बातों को भी समझते हैं और अपनी बातों को भी कहते हैं, ठीक है। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप है? भाषा के दो रूप हैं। देखिए अब पढ़ते हैं हम अपनी भाषा को मुख्यतः दो प्रकट से प्रयोग करते हैं। हमारी भाषा के दो रूप हैं और हम इसे प्रकट कैसे करते हैं? देखिए बोलकर और लिखकर। अंत भाषा के दो रूप होते हैं। हम अपनी भाषा को एक बोलकर और एक लिखकर, ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं। देखिए आप बोलकर तो लिख सकते हो, बोलकर तो आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते, अपने विचार और अपने जो भाव होते हैं उन्हें समझाना चाहते हो तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ना लिखना पड़ता है। अगर मान लो अगर आपको पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो अपने लिखकर आप विचार किसी को प्रकट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको अब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बोलकर और लिखकर अंत भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप। मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। मौखिक मतलब होता है जैसे कि हम आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं, और लिखकर होता है कि हम किसी को लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। ये अब हम आपको मौखिक भाषा का पूरा बताएंगे, ठीक है। जो व्यक्ति हमारे सामने, उसके साथ हम अपने बात बोलकर प्रकट करते हैं। देखिए जो व्यक्ति हमारे सामने होता है उसके साथ हम अपने जो बात बोलकर अपने भावों को, विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, वो हमारी कौन सी होती है? मौखिक भाषा। जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ये देखिए दोनों आमने सामने बोलकर अपने भाव और विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग है? मौखिक भाषा का। एक जो दूसरा व्यक्ति है जो लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट कर रहा है, ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है? लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो लिखित भाषा का प्रयोग कब कर सकते हो? जब आपको लिखना और पढ़ना आता है। अगर आपको बोलना आता है, अगर आपको लिखना नहीं आता, आपसे कोई दूर है, तो क्या फ़ायदा? आप अपने विचारों को नहीं प्रकट कर सकते। मगर इसलिए आपको लिखना और पढ़ना ज़रूरी होता है। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और पढ़ाई में भी अपना ध्यान लगाइए। ओके, ये हो गई हमारी लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज निकालते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए लिखित भाषा को डिफाइन किया है पूरी तरह से। लिखित, जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसके लिए हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। पीछे दिए गए चित्र में भाषा के दोनों रूपों को प्रकट किया गया है। देखिए मैंने आपको बताया था, दिखाया था ना, पिक्चर दिखाई थी ना आपको दोनों शुरू के पेज में। दोनों लड़के आमने सामने बात कर रहे थे और एक लड़का था जो अपनी बात चिट्ठी में लिख रहा था। तो ये लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता उन्हें हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। पीछे दिए गए चित्र पे आपको दोनों रूपों को प्रकट किया गया था, ठीक है, भाषाओं को दिखाया गया था। आगे समझ में मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ओके, भूलना नहीं है क्लास। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली क्या है? बोली एक क्षेत्र होता है जिसे एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। इसमें साहित्य बहुत कम होता है, मतलब साहित्य मतलब होता है जरिया, ठीक है। इसमें ज़रिया बहुत कम होता है
कि सरकारी काम काज प्रयोग बोली में बहुत कम आती है। सही बात है, सरकारी काम काज में बोली बहुत कम यूज़ होती है, वो तो लिख कर होती है ना ज़्यादातर। सरकारी काम काज ज़्यादा लिखे हुए होते हैं ना, जैसे कि कोई आपको एग्रीमेंट तैयार करवाना है या फिर आपको कोई एप्लीकेशन देनी है तो ये सिर्फ लिख के होती है। तो ठीक है, तो ये आप लिखने के ज़रिए आपका काम होता है ना सरकारी कामकाज, बोलने के द्वारा तो नहीं होता कि हम बोल दें हमारी एग्रीमेंट हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, क्षेत्र में बोली जाती है और ये इसमें साहित्य का मतलब ज़रिया बहुत कम होता है। ठीक है, ये हमारी बोली थी। अब हम आगे पढ़ते हैं लिपि। लिपि देखिए क्या है लिपि का पूरा। जिन चिन्ह को देखकर हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं उसे लिपि कहते हैं। मतलब जिस चिन्ह को हम देखकर हम अपनी बात दूसरे को बताते हैं उसे लिपि कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि लिखकर हम अपनी बात किसी को लिखकर बताते हैं या दूसरों को बताते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा हमारी कौन सी भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। निष्कर्ष, जिन वर्ण संकेतों में कोई भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों में संकेत, ठीक है, जो वर्ण होते हैं उनको संकेतों में जो भाषा है जो लिखी जाती है उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। समझ में आ गया? लिपि किसे कहते हैं, लिपि हम उसे कहते हैं जिन चिन्ह को लिखकर हम अपनी बातों को दूसरों को बताते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा हमारी कौन सी लिपि में लिखी गई, देवनागरी की भाषा में लिखी गई है। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जिन वर्णों को हम संकेतों में कोई भाषा का जो प्रयोग करते हैं भाषा में लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाषा। अब हम आगे देखते हैं भाषा। ओके, हेडिंग है हमारी भाषा। अधिकांश भाषा का नाम उस देश या क्षेत्र के नाम पर पड़ जाता है जिस देश में या क्षेत्र में वह भाषा बोली जाती है। जैसे अरब में रहने वाले अरबी भाषा बोलते हैं और तमिलनाडु में रहने वाले तमिल भाषा बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले मराठी भाषा बोलते हैं। ये भाषा का अधिकांश है मतलब जिस देश में हम रहते हैं, मतलब जब देश या क्षेत्र में जहाँ देखिए इसमें लिखा है ना, भाषा का नाम उस देश या क्षेत्र के नाम पर पड़ा, मतलब हमारा भाषा जो होती है, ठीक है, उसका नाम किसके, हमारे देश के क्षेत्र के नाम पर पढ़ा जाता है। जैसे कि देखिए जिस देश में भाषा बोली जाती है, अरब में देखो अरब होता है, अरब एक देश है ना, तो उसमें हम कौन सी भाषा बोलते हैं, अरबी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो हम अरब में कौन सी भाषा का यूज़ करते हैं, अरबी। तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं और महाराष्ट्र में हम मराठी भाषा बोलते हैं। तो ये हमारा ज़रिया है कि भाषा उस देश या क्षेत्र पर रखते हैं। ठीक है, जब डालते हैं जिस देश में जो सी भाषा बोली जाती है उस देश। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या है, हम आगे देखिए। प्रांत विशेष जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। प्रांत विशेष मतलब जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे मराठी, गुजराती, उड़िया आदि। ठीक है, ये हमारी राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा मतलब राज्य भाषा कि राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये ऐसी कई भाषाएं होती हैं जो हम, जैसे कि कोलकाता में हम बंगाली भाषा को बोलते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया, कोलकाता का राजभाषा किसे कहते हैं, जिस देश में राज्य भाषा बोली जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब हम आते हैं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा विशेष में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, मतलब राष्ट्रीय विशेष मतलब राष्ट्रीय भाषा का मतलब है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो सी भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, उसे हम दर्जा दे देते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, आपको सबको पता है ना हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी ऐसे तो नहीं बन गई, ठीक है, इसे हमें दर्जा दिया है। क्यों, हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारी हिंदी भाषा का होता है, तो हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी। ठीक है, राष्ट्रीय विशेष में जिस भाषा का प्रयोग होता है, देखिए क्या है ना, राष्ट्रीय विशेष में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है उसे हमने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। जैसे कि राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, हमारे राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारी हिंदी भाषा का होता है, तो हमने हमारी राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। संपूर्ण विश्व में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, संपूर्ण मतलब पूरे वर्ल्ड में, विश्व मतलब वर्ल्ड ही तो आ गया, पूरे विश्व में जो जिस भाषा में प्रयोग में आती है, ठीक है, प्रयोग में लाई जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जैसे कि देखिए अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, इन सब में हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय है नहीं तो इनको दर्जा हमने अंग्रेजी, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कौन सी? अंग्रेजी। समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण में भाषा के वे नियम होते हैं जिनके द्वारा हमें शब्द एवं वाक्यों को शुद्ध एवं अशुद्ध रूप का पता चलता है। देखिए व्याकरण क्या होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्लास का जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी व्याकरण के बारे में यही बताया गया था कि व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हम अपने भाषा को बोलना, सीखना और शुद्ध एवं अशुद्ध रूप से पता चलता है। ठीक है, आपको अगर आप सेकंड क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको व्याकरण का पूरा मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इसमें व्याकरण के भाषा के वे नियम होते हैं जिनके द्वारा हमें शब्दों एवं शब्द जो होते हैं, हमारे जो वाक्य होते हैं, उनका शुद्ध और एवं अशुद्ध पर रूप से पता चलता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, देखिए मैंने आपको समझाया था ना, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध और बोलना और लिखना सीखता है। मतलब व्याकरण हमारी ऐसा शास्त्र है कि जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध और बोलना और लिखना सीखते हैं। मैंने आपको समझाया था ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्याकरण के अंग कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। देखिए व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ओके, वर्ण, पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। अब हम अब कहेंगे वर्ण। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, इनके मतलब क्या है। अब वो आपको मैं अच्छी तरह से डिफाइन करके दिखाती हूँ कि वर्ण का क्या मतलब है। वर्ण भाषा का सबसे छोटा भाग वर्ण कहलाता है, जैसे आ। ठीक है, भाषा का सबसे छोटा वर्ण क्या होता है? सबसे छोटा वर्ण कहलाता है। भाषा जो हमारी सबसे छोटी कहते हैं ना वर्ण का मतलब आप जानते हो ना, आ ई ऊ, तो ये हमारे वर्ण हैं। तो ये सबसे छोटे भाग हैं, वर्ण कहलाते हैं। भाषा के सबसे छोटे भाग हैं। ठीक है, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि आ। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो क ट था पा भी है। इसमें देखिए आपको यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे वो बना एरो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क त ट ये तो एक व्यंजन में आ गया, पर ये बिगड़ स्वर के हम का को ऐसे सीधा बोल सकते हैं, का ट प। ठीक है, ये हमारे वर्ण हैं। सब भाषा का सबसे छोटा भाग वर्ण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आपको पढ़ाते हैं दूसरा शब्द। वर्ण को मिलाने से शब्द बनता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे फल, आग, कमल, जल आदि। सेकंड क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि शब्द का क्या अर्थ है, शब्द का वो अर्थ है। जैसे शब्द मतलब होता है, जैसे कि सार्थक समूह एक कोई शब्द है, उस शब्द का हम कुछ अर्थ निकालना है तो उसको हमें पहले वर्ण को मिलाने से शब्द बनता है। वर्ण को मिलाने से शब्द बनता है। जैसे कि आ है, आ का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो हम माँ लगा देंगे तो उसके आगे क्या आएगा? आम। तो आम का तो अर्थ निकल रहा है ना। तो शब्द का मतलब यही है, शब्द का अर्थ यही है कि जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिखाया है, वर्ण को मिलाने से शब्द बनता है। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था आम के बारे में, देखो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, फल, आग, कमल, जल आदि। देखिए फल का अर्थ निकल रहा है, आग का भी निकल रहा है और जल का भी और कमल का भी। ऐसे कई वर्ड है जिसके अर्थ निकलते हैं, उन्हें शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं वाक्य। ठीक है, वाक्य का मतलब समझा रहे हैं हम आपको। शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे। ठीक है, ये वाक्य का मतलब कि शब्दों को मिलाने से हम वाक्य बनते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। जैसे कि देखिए मैं गणेश की
पूजा करता हूँ। देखिए इसका अर्थ निकला ना कि मैं गणेश की पूजा करता हूँ। ये मेरी पुस्तक है और ये मेरी पुस्तक है, तो इसका अर्थ है। तो अगर हम शब्दों को मिलाएंगे तो इसका शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य का मतलब यही है कि हम शब्दों को मिलाने से ही हमारे वाक्य का अर्थ निकलता है। कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर निकलता है शब्दों को मिलाने से। वाक्य का मतलब समझ में आ गया आपको? शब्दों को मिलाने से ही वाक्य बनता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, मैंने गणेश की पूजा करता हूँ। मतलब ये गणेश की पूजा करता है, करता था, करता हूँ और करता रहेगा। ये इसका अर्थ निकला है। ये मेरी पुस्तक है और रहेगी, थी और है। ठीक है, ये इसका अर्थ, ये इनके अर्थ समझाए गए। ठीक है, कि वाक्य शब्द को मिलाने से वाक्य बनता है। ओके, अब हम देखेंगे कि कितना सीखा, कि अब हम आपको क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी भावों विचारों को प्रकट करते हैं, वो भाषा कहलाती है। समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने भाषा वे साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? भाषा का मतलब, भाषा वही तो है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरों को समझाते हैं या बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन खा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन से? मौखिक एंड लिखित। ठीक है, समझ में आ गया? भाषा के कितने रूप होते हैं बताइए? भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, अब गा, थर्ड क्वेश्चन है गा। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? आपको मैंने पढ़ाया था कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि हम उसे कहते हैं जिन चिन्हों को लिखकर हम अपनी बातों को, मतलब जिन चिन्हों को लिखकर हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि हम उसे कहते हैं जिस चिन्ह के द्वारा लिखकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या फिर बताते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हम उसे कहते हैं जिनके द्वारा हम अपने शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध व अशुद्ध के रूप का पता चलता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हम उसे कहते हैं जिनके द्वारा हमें शुद्ध शब्दों को शुद्ध व अशुद्ध का रूप का पता चलता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्याकरण के अंग बताइए व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। बताया था ना मैंने आपको, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन से? वर्ण, शब्द, वाक्य। और मैंने आपको इसको अच्छे से डिफाइन भी किया था। ठीक है, समझ में आ गया? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के अंग होते हैं 3 अंग होते हैं। एक तो वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा है वाक्य। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोली किसे कहते हैं? बोली उसे कहते हैं हम जो बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली क्या बोलते हैं? एक सीमित क्षेत्र होता है, उसमें बोली जाती है। इसमें एक जरिया बहुत कम होता है। इस बोली में एक जरिया बहुत, साहित्य मतलब बताया था मैंने, तो साहित्य मतलब होता है जरिया। ओके, इसमें साहित्य बहुत कम होता है। किसमें? बोली में। सरकारी काम काज में हम इसे प्राय में नहीं आता, क्योंकि बोली किसे कहते हैं? बस आपको इतना ही बताना है कि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा, राजभाषा किसे कहते हैं? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राजभाषा प्रांत विशेष में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। मतलब जिस राज्य में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? बताइए, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ओके, कौन सी है हमारी राष्ट्रीय भाषा? हिंदी। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है?
हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, सेकंड, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, व्याकरण में शुद्ध का प्रयोग सिखाया जाता है। हाँ सही, शुद्ध का भी प्रयोग सिखाया जाता है। किसमें? व्याकरण में। भाषा का नाम अपनी इच्छा अनुसार रख लिया जाता है। तो व्याकरण में भाषा का शुद्ध का प्रयोग सिखाया जाता है। सही, तो यहाँ हम फर्स्ट पे किसका निशान लगाएंगे? सही का। ठीक है, सेकंड पे आ जा गए हम, भाषा का नाम अपनी इच्छा अनुसार रख लिया जाता है। गलत, हम भाषा का नाम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? रॉन्ग। ठीक है, बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखता है। सही, बच्चा पहले क्या करता है? अपनी मातृ जो भाषा होती है वही तो सीखता है। तो हम थर्ड बॉक्स पे राइट का निशान लगाएंगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए, अब हम आ गए, भाषा के दो प्रयोग होते हैं। सही बात है, तो हम फोर्थ पे राइट का निशान लगाएंगे। भाषा के दो प्रयोग होते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। सही बात है, हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो फिफ्थ पे हम राइट का निशान लगाएंगे। अब पढ़ते हैं हम चा। ओके, हम अपने विचार अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं। सही है, हम अब बोलकर भी प्रकट करते हैं, लिखकर भी प्रकट करते हैं, इशारों से भी अपने बातों को, विचारों को, भावों को प्रकट कर सकते हैं। तो हम अपने विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। तो इसका सही आएगा आंसर। ठीक है, राइट का निशान लगाइए। वर्ण भाषा का सबसे बड़ा भाग होता है। बताइए, ये वर्ण भाषा का सबसे बड़ा भाग होता है? गलत, वर्ण तो सबसे छोटा भाग होता है ना भाषा का, तो यहाँ रॉन्ग आएगा। ओके, प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। सही बात है, प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर होता है। राइट का निशान लगाइए। ओके, लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। वाक्य में अर्थ पूरा होता है। सही बात है, वाक्य मैंने आपको समझाया था, डिफाइन करा था ना मैंने, तो वाक्य में पूरा अर्थ होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों की खाली स्थान उचित शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, भरिए, ये लिखिए, भरिए। ठीक है, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। देश में क्या आएगा? अनेक। ठीक है, भाषा मन का, ठीक है, देश में क्या आएगा? भाषा मन के भाव देश करने का साधन है। मतलब भाषा का मन के भाव प्रकट करने का साधन है। तो देश में क्या आएगा? प्रकट। ओके, देश से हम दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। देखिए क्या है? ठीक है, देखिए क्या आएगा इसमें? तीसरे में आएगा, देश में भाषा से हम दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। तो थर्ड में क्या आएगा? फर्स्ट बॉक्स में भाषा। ओके, अब देखिए भाषा कितने प्रकार की होती? दो, आप सबको पता है ना। तो देश में क्या आएगा? भाषा दो प्रकार की होती हैं। भाषा का नाम क्षेत्र के नाम पर पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि भाषा का नाम किसके नाम से पड़ता है? क्षेत्र के नाम से पड़ता है। तो देश में क्या आएगा? क्षेत्र। ओके, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, क्या है हमारी राष्ट्रीय भाषा? हिंदी। तो देश में क्या आएगा? हिंदी। ओके, हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक शब्द में उत्तर दीजिए। ओके, हमें एक शब्द में उत्तर देना है। भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ओके, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि अरबी है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? अरबी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि तो अंग्रेजी ही होती है। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? अंग्रेजी या इंग्लिश, दो कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, उचित मिलान कीजिए। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। तो का को एंड वाले जो फर्स्ट वाले को 6 में मिलाइए। भाषा के दो रूप होते हैं। शब्दों को मिलाने से शब्द बनता है। सही, तो सेकंड वाले को सेकंड से मिलाइए। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो थर्ड वाले को फर्स्ट वाले से मिलाइए। ओके, वर्ण देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। ओके,
ठीक है, फर्स्ट वाले को 6 से मिलाइए। शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है, सही। तो शब्दों को हम 5th से मिलाएंगे। ओके, वर्ण को मिलाएंगे। देखिए, भारत की हिंदी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। तो 3rd को हम 1st से मिलाएंगे। अब आ गया 4th का वर्ण। तो वर्ण को मिलाने से शब्द बनता है। तो हम गा को 4th को हम किससे मिलाएंगे? 2nd से। तो वर्ण को मिलाने से शब्द बनता है। ठीक है, महाराष्ट्रीय। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा बोलते हैं। तो 5th में आपका क्या आएगा? मराठी। तो 3rd पे राइट का निशान लगाइए, मैचिंग करिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलते हैं। अब आइए हम 6 पे, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो अब आखिरी बचा है, तो आप खुद देखिए, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय में अंग्रेजी भाषा बोलते हैं ना, तो अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय से मिलाइए। ठीक है, हो गया। ये आपके चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ गए। आपको आज की तारीख में ये बुक में आपको फिल करना है। ठीक है, और आपको ये कॉपी में भी आज की डेट उतार के काम करना है। ठीक है, और आपको घर में बैठ के आपको ये पढ़ना भी है, याद भी करना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी छुट्टियां चली हैं तो आप घर पे पढ़ो ही नहीं। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पेपर कैसे दोगे फिर आगे? ठीक है, इसलिए घर पे आप इसलिए आप अपने घर पर पढ़ाई करिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो उससे दोबारा रिपीट करिए, रिवीजन करिए, समझिए। घर और स्कूल का काम करते रहिए। जब स्कूल खुलेंगे तो सब आपको चेक होगी आपकी। ठीक है, सबकी कॉपियाँ चेक होंगी, क्योंकि होमवर्क आपको रोज़ डेली मिल रहा है, इसमें भी छुट्टियों में भी। और आपको चैप्टर भी खूब अच्छे से पढ़ाया गया है। समझ में आ गया आपको हमारी भाषा और व्याकरण? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चालू हो गया है, वो हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, बाय।